Dear students, welcome to my channel. I am Dr. Vinita M. Chaudhary. Today we will be involved in the discussion of part 2 video related to Viva Voce, important questions in B.Ed first year. In this video, we will discuss the important questions that can be asked from our EPC 1 Hindi and English grammar files. आज हम B.Ed प्रथम वर्ष में वाइवा वॉस के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित भाग 2 वीडियो की चर्चा में शामिल होंगे। इस वीडियो में हम हमारे EPC 1 अंग्रेजी और हिंदी व्याकरण फाइलों से पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, जब हम फाइल्स बनाते हैं तो हमारी EPC की 3 फाइल्स होती हैं। EPC की इन 3 फाइल्स को जो है हम बनाते हैं तो उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं जिनके बारे में हमारे एग्जामिनर्स हमसे पूछ सकते हैं। तो पहली चीज जो है वो ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B.Ed इन इंग्लिश। अचानक से हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, जबकि हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है और आपको बताना है कि अंग्रेजी में B.Ed का क्या अर्थ होता है, अंग्रेजी में B.Ed की फुल फॉर्म क्या होती है, वो हमको यहाँ बताना है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो ये एक बहुत ही इजी सा प्रश्न है, कई बार हम इसको आंसर नहीं कर पाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPC। EPC की फुल फॉर्म क्या है? तो EPC यानी वो फाइलें जिनको कि हम बनाते हैं। तो EPC, E फॉर एनहेंसिंग, P फॉर प्रोफेशनल, C फॉर कैपेसिटीज। एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज यानी कि छात्रों में, छात्र अध्यापकों में व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि करने के लिए ये फाइल्स बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EPC। अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर हम EPC 1, EPC 2 या EPC 3 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ओवरऑल EPC के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPC, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EPC। तो EPC के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक्सपीरियंसेस फॉर एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज, यानी कि छात्र अध्यापकों में व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अनुभव प्रदान करना EPC फाइल का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो इस तरह EPC के बारे में हमको ये मेन 2 बातें जानना बहुत जरूरी है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे EPC 1 की, यानी जिसके बारे में हमारी ये वीडियो है। आज हमको ये ध्यान करना है कि EPC 1 में हमें इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण 2 फाइलें बनानी होती हैं। तो उन दोनों फाइलों के बारे में जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं उतने हम यहाँ पर जितने निकल सकते हैं उतने क्वेश्चन हमने निकाले और उनको उत्तरों के साथ, आंसर्स के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो EPC 1 स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश ग्रामर फाइल। इसमें क्या करना है? यहाँ EPC 1 जो है ये भाषा में प्रवीणता, कुशलता इसके लिए होती है। तो लर्निंग अ लैंग्वेज बेसिकली मीन्स लर्निंग टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज। टू कम्युनिकेट इन अ लैंग्वेज one needs to be skillful in listening, speaking, reading and writing in the language and be well versed in the grammar and vocabulary of the language। भाषा सीखने का मूल रूप से अर्थ क्या है कि संप्रेषण करना सीखना। किसी भाषा में संवाद करने के लिए सुनने में निपुण होना जरूरी है। भाषा में बोलना, पढ़ना, लिखना और उसके प्रति जागरूक होना और भाषा की व्याकरण, भाषा की शब्दावली सीखना, इन सारी चीजों की क्षमताओं को बढ़ाना EPC का मेन मोटिव होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? 2 फाइलें बनानी है, इंग्लिश ग्रामर एंड हिंदी व्याकरण, और दोनों भाषाओं में हमको कुशल ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनको बनाना होता है। क्योंकि आगे हमें स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है तो हमारी कमांड होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश पर, इसलिए हमको EPC 1 जो है उसकी फाइल बनवाई जाती है।
अब एग्जामिनर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईपीसी 1? तो हमको आंसर करना पड़ेगा, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईपीसी 1 आर टू इनेबल स्टूडेंट टीचर्स टू स्ट्रेंथन स्टूडेंट टीचर्स एबिलिटी टू रीड करेक्टली। ईपीसी 1 का उद्देश्य है छात्र शिक्षकों को सक्षम बनाना है। किसमें? छात्र शिक्षकों को सही ढंग से पढ़ने की क्षमता उनकी मजबूत करना, ये ऑब्जेक्टिव है ईपीसी 1 का। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि स्ट्रेंथन द एबिलिटी टू प्रोनाउंस, उच्चारण करने की क्षमता को मजबूत करना। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है स्ट्रेंथन द एबिलिटी टू राइट करेक्टली, सही ढंग से लिखने की क्षमता को मजबूत करना, और स्ट्रेंथन द एबिलिटी टू कम्युनिकेट करेक्टली, सही ढंग से संवाद करने की क्षमता को मजबूत करना इत्यादि। तो जो हमारा ईपीसी 1 है वो क्योंकि हमारा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का फाइल है, तो वहां पर हमारी ये ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि हम स्टूडेंट टीचर्स की एबिलिटी टू रीड करेक्टली, एबिलिटी टू प्रोनाउंस, एबिलिटी टू राइट करेक्टली, एबिलिटी टू कम्युनिकेट करेक्टली, ऐसा हम अपने प्यूपिल टीचर्स को बना सके, इन चीजों में कुशल कर सके, इसलिए ईपीसी 1 की फाइल बनाई जाती है। इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे ये पूछा जा सकता है कि वाई इंग्लिश इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी क्यों पढ़ाई जाए भारत में अंग्रेजी? तो हम जवाब दे सकते हैं, बिकॉज इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अ लैंग्वेज ऑफ मोर एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज। India has the third largest English using population in the world after the USA and the UK। क्योंकि ये एक वैश्विक भाषा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भाषा है, अधिक और बेहतर अवसरों की भाषा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत दुनिया में अंग्रेजी का प्रयोग करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है जब हमसे पूछा जाए कि वाई इंग्लिश इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी की जरूरत क्या है, तो हम ये बता सकते हैं उन्हें कि क्योंकि ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है और इंडिया को अभी बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है, टेक्नोलॉजी में, सब चीजों में। तो इंडिया में इंग्लिश की बहुत जरूरत है और सबसे ज्यादा यूएसए और ब्रिटेन के बाद इंडिया में ही इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो ये आ सकता है, व्हाट टॉपिक्स डिड यू राइट इन योर ईपीसी इंग्लिश ग्रामर फाइल? आपने अपनी ईपीसी अंग्रेजी ग्रामर फाइल में कौन कौन से प्रसंग या कौन कौन से शीर्षक लिखे हैं, यानी आपने जो ईपीसी की फाइल बनाई है उसमें आपने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया है, ये आपको बताना होगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया है, आपने अल्फाबेट्स लिखे हैं उस फाइल में। तो यहीं से प्रश्न बन जाएगा कि अल्फाबेट क्या होते हैं, वॉवल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो द अल्फाबेट इज मेड अप ऑफ 26 लेटर्स, 5 ऑफ विच आर वॉवल्स, A-E-I-O-U, ये वॉवल्स होते हैं, स्वर होते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ विच आर कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन। वर्णमाला जो है वो 26 अक्षरों से बनी है, जिनमें 5 स्वर A-E-I-O-U स्वर यानी वॉवल्स और शेष व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है। तो ये हमारा एक टॉपिक है। इसी तरह जितने भी हमारी फाइल में टॉपिक है उन सब के ऊपर प्रश्न हो सकते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं वर्ड, सिनोनिम एंड एंटोनिम, इनके बारे में हमने लिखा है फाइल में। तो यहां से प्रश्न हो सकता है कि सिनोनिम और एंटोनिम क्या वर्ड होते हैं। तो हमें बताना होगा कि सिनोनिम्स जो होते हैं वो पर्यायवाची होते हैं। हिंदी में हम जानते हैं कि सिनोनिम पर्यायवाची होते हैं, एंटोनिम विलोम होते हैं। तो सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम और ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड।
एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान या लगभग समान है और जिसका अर्थ किसी अन्य शब्द के समान है। विलोम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका दूसरे शब्द के विपरीत अर्थ होता है। तीसरा हमारा वर्ड फॉर्मेशन, शब्दों का निर्माण। द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज बाय द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन एंड कॉम्पोजिशन। उत्पत्ति और रचना की प्रक्रियाओं द्वारा किसी भाषा में शब्दों का निर्माण करना या गठन करना वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है। इसी तरह एक प्रश्न और बन सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? क्योंकि हमने ये सब अपनी इंग्लिश ग्रामर की फाइल में लिखा है, इसलिए हमसे पूछा भी जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो हम बताएंगे कि ये शब्द भेद होता है। वन ऑफ द ग्रुप्स दैट वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू, फॉर एग्जांपल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब एटसेट्रा। उन समूहों में से एक जिसमें शब्दों को विभाजित किया गया है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण इत्यादि। एक क्वेश्चन और बनेगा कि सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। विषय और क्रिया युक्त शब्दों का एक समूह होता है जिसको कि हम सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। इसमें पंक्चुएशन होती है, यानी कि विराम चिन्ह होते हैं। स्टैंडर्डाइज मार्क्स और साइंस इन रिटन मैटर टू क्लैरिफाई द मीनिंग एंड सेपरेट स्ट्रक्चरल यूनिट्स एंड एनालिसिस। अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्यों में चिन्ह और संकेत लगाए जाते हैं जिनको कि पंक्चुएशन कहा जाता है। इसके बाद कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन इज द एक्ट ऑफ पुटिंग समथिंग टुगेदर इन अ फील्ड ऑफ स्टडी, यानी रचना करना, जैसे कि लेटर, एप्लीकेशन, एसेज, स्टोरीज एटसेट्रा। तो इस तरीके से जो इंग्लिश ग्रामर में हमने पॉइंट्स कवर किए हैं उनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में जितने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बन सकते थे उनको आंसर्स के साथ मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अब हम आगे चलते हैं, हमारी दूसरी फाइल है। दूसरी फाइल हमारी है हिंदी व्याकरण की, ईपीसी 1, भाषा प्रवीणता को सुदृढ़ बनाना। अब यहाँ हिंदी व्याकरण में हमें क्या करना होगा? भाषा का मुख्य कार्य संप्रेषण करना है। ये विचारों के आदान प्रदान में सहायक है। इसके माध्यम से ही हम विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। आधिकारिक रूप से हिंदी भारत की राजभाषाओं में से एक है। कुल मिलाकर हम जानते हैं कि हिंदी भाषा सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा आधुनिक इंडो आर्यन भाषाओं में से आती है। वास्तव में हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा के साथ भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया है, क्योंकि ये देश की एकमात्र ऐसी भाषा थी जो पूरे देश में बोली और समझी जाती है। तो इसमें से प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, वो किस तरह के होंगे? चलो देखते हैं कि ईपीसी हिंदी व्याकरण फाइल में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। ईपीसी हिंदी व्याकरण फाइल से महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला ही प्रश्न जो मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर में बताया था, हिंदी में भी है। हिंदी में बीएड का क्या अर्थ होता है? क्या आप जानते हैं कि हिंदी में बीएड को, इंग्लिश में हमें पता है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है, लेकिन हिंदी में बीएड को शिक्षा स्नातक कहते हैं, शिक्षा स्नातक। दूसरा प्रश्न, भारत ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया? हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस हम सब जानते हैं कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन फिर आ सकता है कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी को मातृभाषा के तौर पर बढ़ावा देने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। हिंदी भाषा संस्कृत
जो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है, हिंदी भाषा, इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध करने वाला ये एक शास्त्र है। ये हिंदी भाषा के अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें वर्ण, स्वर, व्यंजन, ध्वनि, मात्राएं, पर्यायवाची, विलोम, रचना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वाक्य, विराम चिन्ह, रचना पत्र, प्रार्थना पत्र आदि आदि होते हैं। तो ये सब कुछ हमने अपनी ईपीसी की हिंदी व्याकरण की फाइल में लिखा है। अब जब हमने लिखा है तो हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में। वो प्रश्न किस प्रकार के होंगे वो भी देख, हमसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं आपने अपनी ईपीसी हिंदी व्याकरण फाइल में कौन से प्रसंग या कौन से शीर्षक लिखे हैं, यानी टॉपिक्स क्या हैं। तो हमने लिखे हैं इसलिए हम बता सकते हैं कि हमने वर्ण, स्वर और व्यंजन, ध्वनि और मात्राएं ये सब लिखे हैं। जैसे ही हम ये कहेंगे प्रश्न आएगा कि ये होते क्या है, तो हमें बताना होगा कि लेखन के आधार पर हिंदी वर्ण जो हैं वो 52 या 52 होते हैं, जिसमें 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु के बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। तो इस तरह हमें एक छोटा सा आंसर अपना तैयार रखना चाहिए इनके बारे में। दूसरा, हमने जो टॉपिक लिखा होगा उसमें वो शब्द, पर्यायवाची और विलोम शब्द होंगे। हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये क्या होते हैं पर्यायवाची और विलोम शब्द। तो हमें बताना होगा एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तीसरी हमारी जो टॉपिक है वो शब्द रचना, ये भी हमने लिखा है। इसमें भी प्रश्न आ जाएगा कि ये क्या होती है, तो हम बताएंगे कि संधि होती है इसके अंदर, समास होते हैं। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। समास का अर्थ है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे कि रसोई के लिए घर, तो इसको सार्थक शब्द बनाते हैं हम दो शब्दों को जोड़कर, तो हम इसे रसोई घर भी कह सकते हैं, इसको समास कहते हैं। इसके अलावा उपसर्ग होते हैं शब्द रचना में। किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ बना दे वो उपसर्ग होते हैं। और प्रत्यय जो शब्द के बाद प्रयोग करते हैं और वो शब्द को प्रत्यय बना देते हैं, उसका विशिष्ट अर्थ प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा रूप विचार क्या होते हैं वो ये पूछ सकते हैं। तो रूप विचार क्या होते हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, ये सब रूप विचार होते हैं। इसके बाद वाक्य विचार यानी कि विराम और अन्य चिन्ह आदि वाक्यों में लगाकर जो एक उचित अर्थ बन जाए उसको वाक्य विचार कहते हैं। इसके अलावा हमने रचनाएं भी लिखी हैं, रचना विचार, जिसमें हमने पत्र की रचना की है। तो रचना विचार वो पूछ सकते हैं कि क्या होता है, तो आप बताएंगे कि पत्र की रचना करना, प्रार्थना पत्र की रचना करना, निबंध की रचना करना, कहानी की रचना करना इत्यादि रचना विचार होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर पूछ लें कि पत्र रचना बताइए या प्रार्थना पत्र बताइए कि कैसे शुरू करते हैं। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, एक बार अपनी फाइल में से उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार भाषा विचारों को समझने, चिंतन के साथ साथ अभिव्यक्ति और संचार का माध्यम है। भाषा प्रवीणता में किसी की क्षमता को बढ़ाना इस प्रकार छात्र शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, चाहे वो जिस विषय क्षेत्र को पढ़ाने जा रहे हों। In our next video, we will discuss important questions that can be asked from EPC File 2, Art and Aesthetics. Please study these questions thoroughly. You can ask any query related to EPC 1 in the description box. Until then, thank you.